जबरदस्त खबर आ रही है साथियों, और सऊदी अरब की तरफ से खबर है। बहुत सारे हेडलाइंस बन चुकी हैं इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर। कई जगह कहा जा रहा है कि रूमर हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला सऊदी नहीं ले सकता। लेकिन हां, सऊदी की तरफ से डिसीजन आ रहा है कि उसने अमेरिका के प्रति अपनी जो नफरत है अब वो जग जाहिर कर दी है। नफरत जग जाहिर कर दी है। सर, सऊदी और अमेरिका तो कभी मित्र हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में अमेरिका के डॉलर को सऊदी ने बहुत जबरदस्त किक मारी है। इसको एक लाइन में मैं ये कहूं कि पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट इन्होंने रद्द कर दिया है। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट क्या था, ये आपको जब आप कंप्लीट सुनेंगे सेशन को तो समझ में आ जाएगा कि ये अमेरिका के लिए कितनी इंसल्टिंग घटना हुई है। लेकिन हां, इस पूरी घटना को विस्तार से सुनने के लिए आपको जियोपॉलिटिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि कभी भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई परमानेंट मित्र नहीं होता और कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता। आज की इस पूरी कहानी का सार अंत में आपको यही लगेगा। फिलहाल हेडलाइन पर गौर करिए। सऊदी अरेबिया एंड 80-year पेट्रो डॉलर डील विद यूएस फॉर मल्टी करेंसी सेल्स। हेडलाइंस देखिए, सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर डील को कैंसिल कर दिया है अमेरिका के साथ। यह दुनिया भर के अखबारों में खबर बनी हुई है। तो आपके दिमाग में एक सवाल बनने लगेगा कि यह शब्द है पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर का मतलब कोई डॉलर का दूसरा प्रकार है क्या ये, जिसको कि इन्होंने कैंसिल कर दिया है? जी नहीं। पेट्रो डॉलर का शाब्दिक अर्थ है कि अगर आप पेट्रोलियम पदार्थ खरीदेंगे तो उसका पेमेंट केवल डॉलर में करेंगे। फिर से सुन लीजिए और इस बात का महत्व समझ लीजिए। आज का सेशन बहुत मायने रखता है, और यहां पर महत्व रखते हुए ये पूरा की पूरा जो पिक्चर आपको मेरे साथ स्क्रीन पर लग रहा हुआ दिख रहा है, इसका बहुत बड़ा मायना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर सऊदी के जो किंग आपको बिन सलमान दिख रहे हैं, प्रिंस बिन सलमान दिख रहे हैं, इनके पीछे पीठ करके खड़ा होना और इनके साथ हाथ मिलाना और डॉलर का खत्म हो जाना, यह कहानी को समझाने के लिए आज पेट्रो डॉलर समझना पड़ेगा। पेट्रो डॉलर यानी कि पेट्रोलियम गुड्स का पेमेंट डॉलर में करना, पेट्रो डॉलर। ठीक है, अब डॉलर में करना, इसका अर्थ यह समझिए कि इंडिया वाले तेल खरीद रहे हैं सऊदी से। ना तो इंडिया की करेंसी डॉलर है, ना सऊदी की करेंसी डॉलर है, लेकिन सऊदी को इंडिया पेमेंट डॉलर में ही कर रहा है। आपके मन में बहुत बार यह प्रश्न उठा है, आपने मल्टीपल टाइम हमसे इकोनॉमिक्स के सेशंस में, जब भी हम अपने एप्लीकेशन पर सेशंस लेते हैं, उनमें बहुत बड़ा सवाल बच्चों का एक ही होता है, सर $1 इज इक्वल्स टू 83 रुपया क्यों है? कौन ये डिसाइड करता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिरा रहेगा? कैसे ये पता चलता है कि डॉलर में ही सामान खरीदना है? क्यों हमारी जीडीपी को डॉलर में बताया जाता है? क्यों हमारे फॉरेन रिजर्व को डॉलर में बताया जाता है? क्यों दुनिया में डॉलर क्राइसिस होते ही देश खाली हो जाते हैं? क्यों पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हालात क्रिएट हुआ कि डॉलर खत्म तो पेमेंट क्राइसिस पैदा हो गया? क्यों 1991 के अंदर भारत के साथ ऐसा हुआ कि उसके डॉलर फॉरेन रिजर्व खत्म हुआ, तुरंत हम लोगों का हाल बेहाल हो गया और हमें गोल्ड गिरवी रखना पड़ा? आफ्टर ऑल डॉलर 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 क्या है? अरे साहब, डॉलर के पीछे अमेरिका की कूटनीति है। उसने दुनिया भर के उन देशों से ऐसे एग्रीमेंट किए हुए थे कि आप लोग अगर दुनिया में पैसे वाले बने रहना चाहते हो तो पेमेंट डॉलर में ही लो। आप विचार करके देखिए कि अमेरिका ने सऊदी को यह समझा रखा था कि आप लोग अपना पैसा अगर किसी से पेमेंट वसूली करें तो केवल डॉलर में करें। अब यह क्या कहानी है, आज के सेशन में विस्तार से हमें आपको बतानी है। यह है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, जिसकी सुर्खियां बन रही हैं कि 9 जून को रिन्यू होने वाला पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट सऊदी ने इस बार रिन्यू नहीं किया है। और रिन्यू नहीं किया है यह उस समय हो रहा है जिस समय दुनिया के देश G7 के अंदर वर्तमान में इटली में मिल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। आपको मैंने 2 दिन पहले अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन में बताया था कि G7 बना क्यों था। अगर आपको याद है तो बेहतर है, नहीं याद है तो मैं आपको रिन्यू करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। अच्छा, आपको पता है G7 का गठन क्यों हुआ था? ग्रुप ऑफ 7 नेशंस क्यों बने थे? कारण क्या था कि इजराइल और गल्फ कंट्रीज के बीच में 1973 में युद्ध हुआ था। इसको क्यों सुनना है, इसके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। 1973 में इजराइल और गल्फ नेशंस के बीच में युद्ध हुआ। इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर के इजराइल पर हमला बोल दिया। इजराइल पहली बार नहीं है कि इजराइल हमास आप देख रहे हैं। इजराइल मल्टीपल टाइम इन लोगों से लड़ाई लड़ चुका है, लेकिन 1973 का ये जो वॉर था ये बहुत बड़ा था। गल्फ के अधिकांश देश यानी पर्शियन खाड़ी के आसपास के जो बड़े देश हैं, चाहे सऊदी हो, चाहे ईरान हो, चाहे यूएई हो, जो बड़े देश गल्फ में कंट्रोल करते हैं, इन सब का सिंपैथी जो था ना
वो फिलिस्तीन के साथ था जैसे हमेशा होता है, और इजराइल के खिलाफ था। 1973 में इजराइल के खिलाफ ये सब एक हो गए और युद्ध करने का धावा बोल दिया साहब। अब इस धावे के साथ हुआ ये कि इजराइल ने अपने आप को इतना मजबूती से रखा कि उसने इन देशों के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जे कर लिए। इधर की तरफ इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, उधर भी सीरिया की गोलन हाइट्स वगैरह, इन सब क्षेत्रों के ऊपर जॉर्डन बॉर्डन, इनके बहुत सारे क्षेत्रों पर इजराइल कब्जा कर लेगा। इजराइल के पास इतनी क्षमताएं कहां से आई? तो निकल कर आया कि इनके पीछे कोई जिम्मेदार था, रिचर्ड निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका क्या कर रहा था? इजराइल को फंडिंग दे रहा था। किस बात की? कि तुम युद्ध करो, पैसे की चिंता मत करो, तुम हमारा नाम ऊंचा करोगे, तुम हमारी क्लास के वो टॉपर विद्यार्थी हो जिसका रैंक 1 होना जरूरी है, और तुमको जो सुविधाएं चाहिए बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा अमेरिका आज भी कर रहा है। अमेरिका ने लगभग उस दौर में 18,000 करोड़ डॉलर इतना धन इजराइल की सहायता के लिए दिया। इजराइल की सहायता को मिले इस धन से ऑयल पैदा करने वाले देश नाराज हो गए। अब यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग क्रिएट होती है। ऑयल पैदा करने वाले देश, कौन पैदा करता है साहब ऑयल? ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये क्या है? ये सऊदी के नेतृत्व में ऐसे देशों का समूह है जो दुनिया में तेल पैदा करता है। दुनिया में 2 ही प्रकार के देश तेल पैदा करते हैं, आइदर ओपेक और ओपेक प्लस। ओपेक वो है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आते हैं, जिसमें सऊदी उनका राजा है, मतलब कि लीडर है, सबसे ज्यादा तेल पैदा करता है। दूसरी तरफ ओपेक प्लस का राजा रशिया है, यानी जो ओपेक में नहीं वो ओपेक प्लस में है, और रशिया उनकी लीडरशिप करता है। ठीक है, अब ओपेक की कहानी सुनो। अब इन देशों ने कहा कि भाई साहब अमेरिका वालों, तुम हमारे ऊपर हमले का आदेश इजराइल को देते हो, पैसा देते हो कि जाओ तुम हमला करो, बेटा तुम्हारे ऊपर जब हम हमला करेंगे ना तुम संभाल नहीं पाओगे। कैसा हमला? भाई इन लोगों ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। ऑयल एम्बार्गो क्या होता है? सऊदी के नेतृत्व में जो देश थे, जो ऑयल पैदा करने वाले देश थे, इनने कहा कि इन पैसे वालों की कमर कैसे तोड़नी है ये हमें आता है। बोले कैसे तोड़नी है? बोले अपन लोग ना ऑयल का प्रोडक्शन घटा देते हैं। ऑयल का प्रोडक्शन घट जाएगा तो इन लोगों के पास तेल पहुंचेगा नहीं, तेल नहीं पहुंचेगा तो तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी तो महंगाई बढ़ने लगेगी, और ये डेवलप्ड इकोनॉमीज महंगाई सरेंडर कर देती हैं, क्योंकि इनके यहां महंगाई बड़ी 2% 3% के आसपास ही चलती है। ज्यादा हो गई तो कंट्री फेल मार जाती है, दुनिया प्रोटेस्ट करने सड़क पर आ जाती है। चलो साहब कोई बात नहीं, सऊदी ने आदेश दिया अपने साथ वालों को कि भाई सब लोग तैयार हो जाओ, अपन लोगों को तेल पैदा करने पर रोक लगानी है। तेल पैदा करने पर रोक लगाने का मतलब यह समझो कि इन्होंने तेल प्रोडक्शन पर रोक लगाई, जिससे कि तेल की कीमतों में 300% तक इजाफा हो गया। यानी कि मान लो 60 रुपए डॉलर मिलने वाला तेल अब 180 पहुंच गया। अमेरिका और उसके साथ विकसित राष्ट्रों की हालत खराब हो गई। 1973 का जो ये वॉर था दुनिया में कितनी महंगाई लेकर आया, इसका अंदाजा आप ये लगाओ कि ये सारे बड़े देश, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके, इटली, जर्मनी, जापान, ये सब भगे। अरे भाई बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया, तेल नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से इन सबको इकट्ठा किया और एक संगठन बनाया जिसका नाम बना G7। हालांकि पहले G6 बना था, बाद में कनाडा शामिल हुआ, लेकिन G6 एक प्रकार से G6 + 7 को आप 7 ही समझ के चलिए, +1 को 7 ही समझ के चलिए। तो G7 कंट्रीज बनी, जिसका उद्देश्य केवल महंगाई से लड़ना था कि कैसे ना कैसे करके ओपेक वालों ने जो तेल उत्पादन बंद किया है ना उसको रोकना है और उसके खिलाफ एक होना है। बोले इसके खिलाफ एक होकर करेंगे क्या? तो ये जो G7 की मीटिंग चल रही है ना अभी, अगर आपने नोटिस किया हो तो 13 से लेकर 15 जून के बीच में इटली के अंदर पुगलिया में जहां बैठक चल रही है, जहां हमारे मोदी जी भी जाके आए हैं अभी, ये वाली जगह पर जो बैठक चल रही है, असल मायने में G7 हर बार याद दिलाता है कि कैसे ओपेक कंट्रीज ने हमें गिराने की कोशिश की थी और हम एक होकर के उससे बच गए थे। तो उस याद को ताजा करते हैं ये, और याद जब जब ताजा होती है सऊदी अरब के घाव हरे हो जाते हैं। वो कहता है अच्छा बेटा, मतलब तुम ये जश्न मना रहे हो कि सऊदी अरब को हमने मजा चखाया था, अभी तो मजा चखाना बाकी है। लेकिन हुआ क्या? अब सुनो साहब, स्थितियां बदलती हैं, पैसे के आगे हर आदमी बिकता है। अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक चाल चली। क्या चाल चली? अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ना वो सऊदी अरब की यात्रा की तरफ भिजवा दिए अपने लोगों को कि देखो अपन इजराइल को पैसा दिए जिससे सारा संकट हुआ है, अब जाओ सऊदी के पास और जाकर उससे कहो कि तुम क्या पड़े हो इस चक्कर में, तुमको पैसा चाहिए और पैसे से पावर चाहिए, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इजराइल तुम पर हमला नहीं करेगा। और बोलो, सऊदी को यह डर था कि अमेरिका इजराइल को इतना वेपन दे देगा कि वो तो एक दिन सऊदी पर कब्जा कर लेगा। हर देश को लगता है ना, क्योंकि इजराइल तो सुपड़ा साफ करता आ रहा था सबका, धड़ाधड़ धड़ाधड़।
अमेरिका बैकडोर से सऊदी से बात कर लिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं होने दूंगा इजराइल का। और बोलो, सऊदी ने कहा कि यार बात तो सही है, अगर आप मुझ पर हमला नहीं होने देंगे इसका मतलब आप मेरे हिमायती हैं, मेरे लिए भला सोचते हैं। बोले और नहीं तो क्या, और तुमको एक चीज दूं, तुम कह रहे हो कि मैंने इजराइल को पैसा दिया है, अरे उसको तो पैसा दिया है, तुमको तो मैं डॉलर्स की खान लगा देता हूं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। बोले सर कैसे करोगे। बोले अभी जो तुम तेल बेचते हो इसका पेमेंट कैसे लेते हो। बोले सर किसी से गोल्ड में लेते हैं, किसी से गुड्स में लेते हैं, बार्टर सिस्टम चल रहा है सर फिलहाल, तो बाकी जो जिसमें दे दे। बोले हटाओ सब चीजें, तुम्हें यह तो पता है कि ब्रेटन वुड शिखर सम्मेलन के बाद से हम लोगों ने यह तय कर दिया है कि दुनिया भर के देश डॉलर में पेमेंट लेंगे, तय कर दिया है, डॉलर को यूनिवर्सल करेंसी घोषित कर दिया, डॉलर इज इक्वल्स टू गोल्ड है, मानते हो इस बात को। बोले हाँ सर। तो बोले डॉलर इज इक्वल्स टू गोल्ड है तो क्यों ना तुम ऐसा करो कि दुनिया का कोई भी देश अब तुमको पेमेंट करे तो डॉलर में करे, और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, अगर कोई पेमेंट ना करे तो उससे पैसे हम दिलवाएंगे। बोलो और क्या चाहिए। नेकी और पूछ पूछ, सऊदी की बल्ले बल्ले हो गई। एक तरफ से तो सिक्योरिटी मिल गई, देखो अमेरिका की ये बहुत अच्छी आदत है, पहले पीटता है और फिर पुचकारता है, और पुचकारता है तो सामने वाले को लगता है कि हमारी भलाई के लिए पीटा था। जैसे पापा जी पीटते हैं ना आपको कभी, तो पापा जी का पीटना एंड में क्या लगता है, पापा जी पीटे तो हमारे भले के लिए ही थे। तो अमेरिका को ऐसे ही अंकल पापा थोड़ी कहते हैं साहब। ये क्या, जैसे जापान का उदाहरण देख लो आप, जापान को भी ऐसे ही पीटा था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस पर बम गिराया, लाखों लोग मार दिया, लाखों लोग मारकर जापान से कहता देखो मारे थे हम तुमको क्योंकि तुम बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें गारंटी दे रहे हैं तुम पर और कोई अब हमला नहीं करेगा। अरे तो भाई तुम गुंडई कर रहे हो, सबसे बड़े गुंडे हो, तुम आकर इसकी पिटाई बना दिए, पिटाई बनाकर कह रहे हो और कोई हमला नहीं करेगा। अब तुम आ गए वो कम है क्या। अब जापान पर तब से लेकर लाखों पुलिस, लाखों की जो सेना है ना अमेरिका की, वो जापान में ही रहती है पूरे टाइम, जापान कुछ सोच ही नहीं पाता, तो वो कहता है अब तरक्की कर लेंगे हम, इससे अच्छा तो यही है। अमेरिका सपने यही दिखाता है कि चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ। सऊदी के साथ भी यही हुआ, एक तरफ से तो थपड़ाया गया उसको क्योंकि इजराइल मारता हुआ ला रहा था, अरब कंट्रीज को हरा दिया, इधर की तरफ से सऊदी से कहा चिंता मत करो पूरा पेमेंट डॉलर में कराएंगे। सऊदी ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा एग्रीमेंट है यार, कोई बात नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा तब से लेकर आज तक यही वाला एग्रीमेंट चला आ रहा है जिसे आप पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहते हैं। मतलब समझे, ओपेक कंट्रीज तेल का जो व्यापार करते हैं वो डॉलर में ही करते हैं, और डॉलर में क्यों करते हैं इसके पीछे सऊदी और अमेरिका का हुआ उस समय का एग्रीमेंट है। हमें उस एग्रीमेंट की कुछ प्रतियां भी मिली थी, हम आपको दिखाना चाहेंगे, लेकर आए हैं हम, क्योंकि कंटेंट तो मैंने अपने तरीके से सुना दिया आपको, लेकिन हाँ ये वो एग्रीमेंट की प्रतियां हैं जिसमें यूएस एंड सऊदी अरेबिया ने प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट इकोनॉमिक कॉपरेशन में पेट्रो डॉलर की बात की थी कि हम लोग प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ पेट्रो के साथ पेट्रोलियम गुड्स को डॉलर्स के साथ खरीदेंगे बदेंगे। बात समझ में आ गई, खेला समझ में आ गया। अब क्या कहानी होती है सुनिए साहब, डॉलर मिले, अमेरिका ने देखा कि सऊदी के पास खूब डॉलर इकट्ठा हो गया। अच्छा आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनेगा कि यार ऐसा क्या था कि डॉलर का इतना बड़ा सिक्का चलता था। देखो इसके पीछे की कहानी मैंने मल्टीपल टाइम सुनाई है, एक बार फिर से ब्रीफ में बता देता हूं कि डॉलर इतना ज्यादा चला कैसे। इसके पीछे की गणित केवल इतनी सी समझो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका बहुत लेट एंट्री करता है और दुनिया में वेपन्स का और पैसे का सप्लायर बनता है। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कमाने वाला देश बनता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी सबसे अमीर देश बनकर निकल के आता है क्योंकि दुनिया को वेपन और पैसे देता है। अमेरिका जब पूरी दुनिया लड़ झगड़ के बर्बाद हो लेती है तब अपनी दो बैंक के माध्यम से, एक का नाम वर्ल्ड बैंक और एक का नाम आईएमएफ, ये दोनों ब्रेटन वुड ट्विंस कहलाती हैं, इन दो बैंक के माध्यम से दुनिया को कर्जा देता है, जिसको जितना पैसा चाहिए ले जाओ मैं दूंगा। अमेरिका का ये जो पैसा देने का तरीका था ना इन देशों को, इसने सबको अमेरिका के प्रति गुलाम बना दिया कि प्रभु आप ही हो। उस समय तक दुनिया के देश एक दूसरे के साथ गोल्ड में व्यापार करते थे, गोल्ड में व्यापार करते थे, गोल्ड ही करेंसी हुआ करता था। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड अमेरिका ने अपने पास इकट्ठा कर लिया। अमेरिका के पास हुए गोल्ड के इकट्ठे होने के बाद कि अब यार रोजाना गोल्ड थोड़ी चलेगा, कोई चोरी भी हो सकता है, नकली भी गोल्ड आ सकता है, तो बोले एक काम करते हैं, गोल्ड को तो रखते हैं हम अपने रिजर्व में और उसकी एवज में हम नोट की छपाई करते हैं। उस नोट को डॉलर कहा गया। फिर दुनिया में डॉलर चलने लगा, तो बोले अगर डॉलर को मानना है तो समझो कि गोल्ड मान रहे हो, डॉलर इज इक्वल्स टू गोल्ड हुआ करता था। आप मतलब इस बात को समझकर देखिए कि अमेरिका का जो डॉलर होता था ना वो गोल्ड के इक्विवेलेंट होता था। 1971 में जाकर के रिचर्ड
निक्सन ने डॉलर और गोल्ड का आपस में विनिमय बंद करा दिया था। 71 से पहले तो यह था कि आप जाकर के उनकी बैंक से यह कहें कि डॉलर पकड़ो, मेरा तो गोल्ड वापस दे दो, तो वो गोल्ड दे सकता था। डॉलर इज इक्वल्स टू गोल्ड हुआ करता था। 71 में जाकर अमेरिका ने डॉलर और गोल्ड के बीच का कनेक्शन खत्म कर दिया। बोले नहीं, अब हमारी अपनी वैल्यू इतनी है कि हम अपने आराम से गोल्ड को चला सकते हैं, डॉलर को चला सकते हैं। खैर, अमेरिका और इन्होंने एग्रीमेंट किया और इन्हें भर भर के डॉलर मिलने लगे। कोई बात नहीं साहब, बढ़िया एग्रीमेंट हो गया, बढ़िया डॉलर मिलने लगे। अब दिक्कत क्या आती है? अमेरिका ने देखा कि यार हमारा तो जो सारा पैसा है, तेल खरीदते हैं दुनिया वाले इससे, इसको डॉलर मिल रहे हैं, और सऊदी की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने ले ली। सऊदी तो खूब तेजी से तरक्की करने लग गया, इतनी सी आबादी और जबरदस्त तरक्की, दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में आ गया। अमेरिका ने कहा कि यार डॉलर तो इसके पास बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा तो यह बहुत पावरफुल हो जाएगा। अमेरिका ने इसको पाठ पढ़ाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सरकार अपन को पढ़ाती है। अपन को सरकार कैसे पढ़ाती है कि देखो अकाउंट खुलवाओ, हम आपको सीधा आपके अकाउंट में पैसा भेजेंगे। जनधन अकाउंट खुलवा दिए सरकार ने, जनता के अकाउंट में पैसा आ रहा है, आप और हम बहुत खुश हैं कि देखिए सरकार कितनी अच्छी अकाउंट में पैसा दे दी हमको। अकाउंट में जो पैसा है वो आपके हाथ में जब तक बाहर नहीं आया तब तक वो सरकार का ही है, यूं समझिए। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो? जी हां, आपके अकाउंट में रखा हुआ पैसा फिजिकल गुड्स के रूप में नहीं रखा है, नंबर्स के रूप में रखा हुआ है, जिसको आप समझकर चल रहे हैं वो असल में कहीं ना कहीं जमा है। सरकार उसी की तो घुमा फिरी कर करके पैसे बना रही है। किसी को लोन देना हो, किसी को कर्जा देना हो, किसी कंपनी का डेट मिटाना हो, कंपनीज को सरकारी तरीके से बैंक के माध्यम से चलाया ही इसलिए जाता है। बैंकिंग सिस्टम किसी भी इकोनॉमी की सबसे बड़ी नींव बनी ही इसलिए है कि पैसा मार्केट में ना रहकर सरकार की बैंक में रहे, और बैंक का पैसा सरकार अपना मानती है, उसी को वो कर्जे पे दे दे करके लोगों के काम कराती है। चलिए खैर, इस बात पर कभी और आएंगे। ये जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं ना, ये प्रॉपर इकोनॉमिक्स है, कोर इकोनॉमिक्स, और कोर इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों को इकोनॉमिक्स की समझ होना जरूरी है। इसीलिए हमने अपने एप्लीकेशन पर प्रॉपर कोर्सेज डाले हुए हैं, आप जाकर देखें तो जीए फाउंडेशन का कोर्स है, ऐसे ही एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च कर दिया है, केवल 7 दिन एडमिशन ओपन है। उसमें मैं इकोनॉमिक्स बाया एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप अपनी मर्जी से प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर लिंक है। अच्छा, अब लिंक पर एप्लीकेशन है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग कहानी ये आती है कि अमेरिका को लगा यार ये तो पैसा ले जाएगा हमसे, अब क्या करें। तो दिमाग लगाया अमेरिका ने सऊदी से कहा तुम यार इस पैसे का करोगे क्या बाय द वे डॉलर का? बोले सर दुनिया से सामान खरीदेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, तुमको एक चीज सिखाते हैं। बोले हाँ बताओ। तुम इस डॉलर को ना अमेरिका में लगाओ। बोले अमेरिका में लगाएं कैसे? बोले हम ट्रेजरी बिल्स निकालते हैं, तुम अमेरिकी सरकार को अपना कर्जदार बना दो। सऊदी वाले राजा को लगा क्या बात है, मैं मतलब यूं ही राजा नहीं हूं, मैं वाकई में दुनिया का राजा हूं, अमेरिकी सरकार को अपना कर्जदार बना लूं मैं। ये होते हैं ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं वो समझिए। मान लो किसी सरकार को कर्जा चाहिए, पैसा चाहिए, सरकार क्या करती है, अपने नाम से एक कागज बाहर निकालती है कि हमें इतना पैसे की जरूरत है, इस पैसे को आप हमें दें, हम आपको गारंटी देते हैं कि इतने समय में इतना % इंटरेस्ट के साथ हम पैसा रिटर्न कर देंगे। ठीक है। ट्रेजरी बिल्स की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, इसके पीछे का कारण समझिए। सरकार की वैल्यू, सरकार की इमेज उन कागजों के पीछे होती है। अगर सरकार कल को पैसा देने से मना कर दे, इसका मतलब है कि वो सरकार फेल मार गई, बेइज्जत हो गई। कोई भी सरकार, कोई भी इकोनॉमी फेल नहीं होना चाहती, इसलिए ट्रेजरी बिल्स की वैल्यू सबसे ऊपर होती है। दुनिया भर के जो देश हैं वो दूसरे देशों के ट्रेजरी बिल्स में इसीलिए पैसे लगा के रखते हैं कि कंट्री फेल नहीं मारेगी, पैसा सेफ है, हमारा पैसा बढ़ता रहेगा। सऊदी को ये उलझा करके पैसा खुद वापस लेगा। सोचो, पहले तेल बिकवा के डॉलर मंगवाए, डॉलर मंगवा करके डॉलरों को अमेरिका में वापस मंगवाया, और उसको पकड़ा क्या दिया, ट्रेजरी बिल, कि ये रखो, जब चाहोगे पैसा हमसे ले लेना, अमेरिका में सुरक्षित है। तो डॉलर पहुंच गया वापस, अमेरिका के पास पहुंच गया। सब चलता रहा। सऊदी को कभी इस चीज की कमी महसूस नहीं हुई कि अमेरिका उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। लेकिन समय किसका कब रहा है, दुनिया के और देश भी धीरे धीरे तेज बढ़ने लगे। निकल कर आने लगा चाइना। चाइना दुनिया की सेकंड बड़ी मार्केट बन गया, सेकंड बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बन गया। साथ ही साथ रशिया कम आबादी के साथ पर कैपिटा इनकम में आगे बढ़ते हुए वो जबरदस्त तरीके से अमेरिका को टक्कर देने आ गया। रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, इनने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा ब्रिक्स। ब्रिक्स वालों ने आपस में बात करी कि यार अगर
ऐसे ही अमेरिका की सरपरस्ती चलती रही तो यार ये तो हमको एक दिन काउंट ही नहीं करेगा, सब तरफ डॉलर ही डॉलर हो जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की 90% जो ट्रांजैक्शंस हैं आज भी इंटरनेशनल ट्रेड वो डॉलर में होती है। खुद चाइना भी अगर किसी के साथ व्यापार कर रहा है, मतलब चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बावजूद भी अगर उसे गल्फ से तेल खरीदना है तो पेमेंट डॉलर में ही देना पड़ेगा। आप समझिए इस बात का। तो जब पेमेंट डॉलर में ही देना पड़ेगा तो बोले यार ये तो बेकार बात है। इन सब पैसे वाले देशों ने मिलकर के एक डिसीजन लिया कि यार दुनिया में से डॉलर का हटाओ, मतलब इसका सिक्का चलता है, इसका सिक्का हटाओ। बोले क्या करें? बोले डी डॉलराइजेशन करो। डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर को मार्केट से भगा दो, मानना ही बंद कर दो, पेमेंट डॉलर में करने बंद कर दो। बोले पेमेंट डॉलर में करना बंद कर दें, क्यों? बोले इसकी जगह अपन अपनी करेंसी में पेमेंट करेंगे। तुमको उस पेमेंट से चाहिए क्या? सामान चाहिए ना। सामान के नाम पर तुम्हें वेपन चाहिए, तुम्हें घर के अंदर जरूरी सामान चाहिए। चिंता क्यों कर रहे हो? चाइना ने अपने युआन रेनमिंबी पकड़ा दिए पेमेंट में, अगर तो तुम उनसे जितना चाहो सामान खरीदो। अमेरिका खुद चाइना से सामान खरीदता है, तो सऊदी वालों टेंशन क्या है? तुमको क्यों अल्टीमेटली डॉलर चाहिए जब सामान मैं मेरे करेंसी में तुम्हें देने को तैयार हूं? क्यों चक्कर पड़े हो अमेरिकी डॉलर के? सऊदी को लगा बात तो सही है। जब अमेरिका खुद अपने फोन और अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अपनी गाड़ियां, अपने बहुत सारे सामान चाइना में बनवा रहा है, तो चाइना से तो डायरेक्ट मैं पैसा युआन में काम करूं ना, मैं डॉलर के चक्कर में क्यों पड़ा हूं? बोले नंबर एक। नंबर दूसरा, तुम्हें वेपन चाहिए। दुनिया में अमेरिका से भी ज्यादा उन्नत किस्म के वेपन रशिया बनाता है। अमेरिका से ज्यादा उन्नत किस्म के वेपन साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में रशिया फार बेटर है अमेरिका से। और ऐसी स्थिति में सोचो ना, कोरोना की पहली वैक्सीन भी वही बना के दिया। लोगों ने मजाक बनाया उसके स्पुतनिक का, लेकिन एक भी फेलियर केस मार्केट में नहीं है स्पुतनिक का। आप सोचकर देखिए, सबसे पहले बनाकर वैक्सीन दे दिया। बोले टेक्नोलॉजी में ये बहुत आगे हैं, तो इनको डॉलर चाहिए ही नहीं। तुम इनके साथ इनकी करेंसी में, रूबल में व्यापार करो। रूबल में नहीं करना है तो चिंता मत करो ना। इंडिया से, चाइना से, रशिया से, ब्राजील से, साउथ अफ्रीका से, इनसे मिलकर के हम एक अलग करेंसी बना लेते हैं, ब्रिक्स करेंसी बना लेते हैं, उसमें व्यापार कर लेंगे। बोलो क्या चाहिए? सऊदी को बात समझ में आने लगी कि बात में तो कुछ दम तो है गुरु, यदि ये सब लोग इतना जिद कर रहे हैं तो। बोले करना क्या होगा? बोले सबसे पहले खुद को इस बंधन से मुक्त करो कि मैं तेल का पेमेंट केवल डॉलर में लूंगा। ये जो केवल शब्द है ना, ये मिटा दो। भाई तुम्हें अमेरिका की जरूरत क्या है? पेमेंट आता है डॉलर में, बढ़िया है। तुमको ये नहीं कह रहे कि आप डॉलर लेना बंद कर दो, कह ये रहे हैं केवल डॉलर लेना बंद कर दो। डॉलर के अलावा तुमको युआन मिले, रेनमिंबी मिले, तुमको यूरो मिले, तुमको पाउंड मिले, तुमको रूबल मिले, तुम्हें रुपी मिले, जो मिले उसमें पेमेंट लो और उस देश के साथ अपना पर्सनल व्यापार करो। क्यों अमेरिका की दुम बने हुए घूम रहे हो? अपनी इज्जत पहचानो। सऊदी के प्रिंस को यह बात समझ में आई कि यार मेरी तो बहुत इज्जत है और बहुत इज्जत है, मैं अमेरिका का पिछलग्गू क्यों बना हूं? रद्द हो गया पेट्रोकेमिकल एग्रीमेंट। यही सुर्खी बनी हुई है। अगर बात समझ में आ गई ना तो एक बार थम्स अप कर दो। पूरी कहानी थी जो मैंने आपको सुनानी थी वो मैंने आपको बता भी दी है, किस प्रकार से अमेरिका के साथ सऊदी ने खेला कर दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रति साल $3.5 ट्रिलियन का तेल का व्यापार होता है गल्फ कंट्रीज से। यानी इंडिया की जितनी टोटल जीडीपी है इतने का तो ये लोग तेल बेच लेते हैं। तेल के बराबर का डॉलर घूमता है मार्केट में। अब सोचिए कि अगर डॉलर को अगर ओपेक कंट्रीज किनारा कर दें, पेट्रो डॉलर से एग्रीमेंट से बाहर आ जाएं, दुनिया की और करेंसी चलने लगें, तो अमेरिका का सिक्का चलता हुआ बंद होगा। तो यह अमेरिका के लिए कितनी बड़ी न्यूज होगी। लोग कह रहे हैं कि यह घटना रशिया के उकसावे पर हुई है। ऐसा क्यों? हाल ही में रूस के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस यूरोपियन देशों ने लादे हैं, जिनमें अमेरिका बोला कि मैं डॉलर्स तुम्हारे देश में नहीं आने दूंगा। रशिया ने कहा जो हुक्म जहां पनाह, अब मैं अपने शेयर मार्केट में तुम्हारे डॉलर नहीं चलने दूंगा। असली लड़ाई सिक्के की चल रही है बॉस। किसका सिक्का चलता है? अमेरिका का सिक्का रशिया में चलना बंद है तो रशिया वालों ने सऊदी को भड़काया कि इनको असली सबक तुम्हें सिखाना है। हालांकि गल्फ वाले डरे हैं कि इस न्यूज को ज्यादा बाहर मत निकालो, हमने कुछ ही दिन ऐसा हुआ है कि इस एग्रीमेंट से किनारा किया है। कई न्यूज वाले तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह एग्रीमेंट अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है। और अगर साथियों ऐसा होता है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और दुनिया के लिए
उगते हुए दुनिया के एक नए सूरज का बिल्कुल प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। और हां, जैसा मैंने आपसे कहा, इकोनॉमिक्स में आपकी प्रॉपर समझ होनी चाहिए, आपको प्रॉपर जीएस फाउंडेशन पता होना चाहिए वाया एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6 थ्रू 12th। अगर आप ये जानना चाहते हैं मेरे साथ, तो इस हफ्ते एडमिशन ओपन है हमारे एप्लीकेशन पर, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कोर्स पूरी तरह बाइलैंग्वेज होगा, बाइलैंग्वेज के साथ कंटेंट आपको उसी प्रकार से उपलब्ध कराया जाएगा। इस पूरे सेशन में आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ये बताई जाएगी कि आपको खुद से कहां से पढ़ना है। मैं अगेन बता दूं कि पेन पेंसिल से मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं कि एनसीईआरटी की ये लाइन पढ़ो, नहीं। चैप्टर पढ़ाया, आपको प्रॉपर तरीके से होमवर्क दिया कि अब आप इस चीज को क्लास 6 के इस चैप्टर से पढ़ेंगे, 7 की यहां से यहां तक लाइन पढ़ेंगे, 8 में यहां से पढ़ेंगे, ये पढ़ के आएंगे। वीक में एक दिन बैठ करके हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक दिन उसका प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा। इस तरीके से एक कंपोजिट स्टडी चलने वाली है। केवल मैं मेहनत नहीं करूंगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि सारी मेहनत करेंगे, कृपया करके सेशन मत लीजिएगा। ये मेहनत आपसे भी करवाने वाला सेशन है। दोनों लोग बैठकर मेहनत करेंगे। अगर चाहते हो तो लाइव सेशन से जाकर ज्वाइन कर लो। इसी वीक में आपके लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इस एडमिशन को बुक कर सकते हो।